मेरे पति बाहर विदेश में नौकरी करते थे और मैं इंडिया में अकेली रहती थी। मुझे अकेलेपन का एहसास हरगिज न होता अगर मेरी कोई औलाद होती। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन मैं औलाद की खुशी को तरसी हुई थी। इस बार मेरे पति राजेश जब विदेश से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक हादसा हुआ जिसने हमारी सूझबूझ ही गुम कर दी थी। मेरे पति की एक ही बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उसकी शादी मेरी शादी से 12 साल पहले हुई थी। मेरी ननद का बस एक ही बेटा था जो 14 साल का था। मेरे पति के इंडिया आने की खबर सुनकर वह हमसे मिलने अपने गांव से आ रही थी। अचानक से उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह खबर ऐसी थी कि हम पर कयामत बनकर टूटी थी। जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचे थे, मेरी ननद और मेरी ननद का पति दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। उनके बेटे की जिंदगी बच गई थी, लेकिन उसे चोट बहुत आई थी। राजेश के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। बस एक बहन ही थी, वह भी अब जा चुकी थी। राजेश तो एकदम चुप से हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं खुद बहुत दुखी थी। फिर मेरी ननद का बेटा राहुल भी बहुत ही गुमसुम सा हो गया था। उस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। मैं कभी उसे दिलासा देती तो कभी अपने पति राजेश को। 1 महीना हमारा इसी गुम में गुजरा था। राहुल का हमारे अलावा उसके घर में एक चाचा चाची थे। राहुल के चाचा चाची को भी अपने भैया भाभी की मौत का बहुत दुख था। वह राहुल को अपने साथ भी ले जाना चाहते थे, लेकिन राजेश भी राहुल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे कि यह मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। और अब राहुल से पूछा गया तो उसने भी राजेश के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद किया था। इसलिए राजेश राहुल को हमारे ही घर लेकर आ गए थे और राहुल के चाचा चाची और वापस अपने गांव चले गए थे। राजेश ने अपने भांजे राहुल का एडमिशन हमारे ही शहर में स्कूल में करवा दिया। वह 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। राजेश 1 महीने के बाद ही वापस विदेश लौट गए थे और मैं और राहुल घर पर अकेले होते थे। वह हर वक्त बहुत उदास रहता था। मेरी कोशिश होती कि मैं उसे इस गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती तो वह मुझे ठीक से जवाब नहीं देता था। उसका व्यवहार मुझे ना जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता था। हालांकि मेरी कोशिश यही होती कि वह मुझसे बात किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो इस बहाने मेरी औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन राहुल तो मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जब वह मुझसे खींचा खींचा रहता तो मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और उससे बातचीत करना कम कर दी। एक बार मैं उसके कमरे में उसे खाना का पूछने गई तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ोन फौरन से बंद कर दिया। जब मैंने पूछा तुम किसी से बात कर रहे थे, तो कहने लगा अपने फ्रेंड से। वह घबरा रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा आकर खाना खा लो। वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। मुझे उस पर कुछ शक होने लगा। मैं अब उसके ऊपर नज़र रखने लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरी यह कदम मुझे एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मैं रात को राहुल के कमरे में गई। वह सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहाँ तो ऐसी ऐसी वीडियो और तस्वीर थी जो मुझे शर्म से पानी पानी कर गई थी। वह इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे देख सकता था। मुझे यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ था। उस पर गुस्सा भी बहुत आया था कि उसे शर्म नहीं आती यह सब कुछ देखते हुए। मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया। अगले दिन राहुल बहुत परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझे पूछने लगा आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? यह सुनकर तो मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया। मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और जिस तरह की तुम वीडियो और तस्वीरें देखते हो, भूल जाओ कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी।
मेरे सख्त शब्दों पर वह मुझसे गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। मैंने उसे और भी ज्यादा डांट दिया कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से लगा दूंगी। वह मुझसे मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे जिन नजरों से देख रहा था लगता था कि मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। बड़ा बेखौफ और निडर सा अंदाज था। मैं भी कुछ परेशानी का शिकार हो गई थी उसके इस तरह के तेवर देखकर, लेकिन मैंने उसके सामने जाहिर नहीं किया था। वह खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब तो उसने एक नया नया तमाशा लगा रखा था। रात के खाने के बाद वह घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता। जब मैं वजह पूछती तो बिना जवाब दिए ही अपने कमरे से बाहर चला जाता। मुझे उसके इंतजार में देर तक जागना पड़ता था। बात यहीं तक सीमित नहीं थी, वह तो मुझे हद से ज्यादा परेशान करने लगा था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बिगाड़ के जाता था। हर वक्त कोई ना कोई मेरे लिए काम बंटता रहता था। मैं खाना बनाती तो वह हर खाने में कमी निकालता रहता। कहता, कैसा अजीब सा गंदा सा खाना बनाया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मुझे नहीं खाना यह खाना, मुझे कुछ और बना कर दे। मैं तो उसकी हरकतें सहते सहते तंग होती लगी थी। मैं अगर उसे कभी बाजार जाने को कह देती कि कुछ सामान ले आओ तो वह साफ इनकार कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो राहुल की हरकतों से तंग सी आ गई थी। अजीब लड़का था, जिद्दी और एडियल टाइप का। मेरी बात मानना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता था। और एक बार तो हद हो गई थी। मैं रात को नींद से जागी, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। जब मैं पानी पीने बाहर हॉल में आई तो राहुल टीवी लगाए एक बेहद सी अंग्रेजी मूवी म्यूट करके देख रहा था। साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद ना थी, इसलिए बेफिक्र था, लेकिन मुझे देखकर एकदम से नर्वस होकर खड़ा हो गया था। सिगरेट उसने एकदम से पीछे कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ देख चुकी थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। यह लड़का तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई और गुस्से से कहने लगी कि अपना हाथ आगे करो, क्या है तुम्हारे हाथ में? वह भी एकदम ढीठ बना खड़ा रहा और मुझे इग्नोर करता रहा। जब मैं दोबारा पूछा तो बड़ी ही बदतमीजी से बोला, आप होती कौन है मुझसे पूछताछ करने वाली? मुझे गुस्सा आया था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ को पकड़कर सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंक कर बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया, लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ ही टूट पड़ा जब राहुल ने मुझे दोनों बाजू से पकड़ लिया और गुस्से से लाल होती आंखों से बोला, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। मैं तो राहुल को देखकर हैरत के समंदर में डूब चुकी थी। इस कदर बदतमीज लड़का था वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे बड़े गुस्से से यह बोलकर अपने कमरे में चला गया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई थी। लेकिन मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं तो उसे अपना बेटा समझकर उसके सारे काम करती थी। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह अपनी ज़िंदगी को खराब न कर ले, यही सोचकर मैं उसे गलत काम करने से रोक रही थी। अगर मैं आज उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था तो एक माँ की हैसियत से मारा था, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी खराब ना हो। लेकिन शायद वह मुझे माँ समझता ही नहीं था। जब उसकी माँ और बाप का देहांत हुआ था और राजेश उसे घर लेकर आए थे, तो मैंने उसे अपनी माँ की ममता देनी चाहिए थी। उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन उस लड़के की तो बदतमीजी ही खत्म नहीं हुई थी। मैंने अपने कमरे में जाकर राजेश से फ़ोन पर बात की। मैंने राहुल की सारी हरकतें, सारी बदतमीजियाँ उसे बता दी। वह कहने लगा कि तुम मेरी कल उससे बात करवा देना। मैंने कहा अगर राहुल ने यही रवैया रखना है तो उसका इंतज़ाम कहीं और करवा दे। राजेश ने कहा कि मैं उसे खुद समझा लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन जब मैं अपनी बात पर ही डटी रही कि राजेश बात समझने की कोशिश करो, राहुल हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसे डांटने की ज़रूरत है, तो राजेश मुझ पर ही गुस्सा करने लगे।
कि दोबारा अपने मुंह से यह बात कभी मत कहना कि मैं राहुल को अकेला छोड़ दूंगा। वह मेरी जिम्मेदारी है। अभी बच्चा है, थोड़ी बहुत बदतमीजी कर जाता होगा। बिन माँ बाप का है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही ठीक हो जाएगा। राजेश की बात सुनकर मुझे दुख हुआ था। मेरी बात समझने के बजाय वह राहुल को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि मैं भी नहीं चाहती थी कि राहुल को इस तरह अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन मजबूरी थी। जब तक उसे जमाने की कठिनाइयां सहने को ना मिलती, तब तक वह सही रास्ते पर नहीं आ सकता था। खैर, मेरा अब राजेश से कुछ भी कहना बेकार था। मैं राजेश से बस इतना ही कहा कि आप राहुल को समझाएं कि वह दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे। अगले दिन मैंने राजेश को फ़ोन किया और राहुल के कमरे में गई। वह बेड पर ही बैठा था। मुझे कमरे से आते देखकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, अपनी मामा से बात करो। यह कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई थी। किचन में जाकर खाना बनाने लगी। 15 मिनट बाद वह किचन में आया था। मेरा फ़ोन मेरे सामने रख दिया। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, नाक भी लाल थे, आंखों में नमी भी था। ऐसा लग रहा था खूब रोया हो। मैंने दिल में सोचा कि रो धो के उसने राजेश से मेरी बुराइयां की होगी और राजेश को भी इस पर विश्वास आ गया होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वह बहुत धीरे से बोला, मामी मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, सॉरी। यह कहकर वह किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से उसे जाता देखती रही। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि राहुल मुझसे माफ़ी मांगेगा। मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। राहुल ने बड़े ही प्यार और तमीज़ से खाना खाया था और खाने के बाद अपने बर्तन किचन में ले जाकर खुद धोने लगा। मैं तो परेशान सी हो गई थी। ऐसा भी राजेश ने उसे क्या कह दिया था कि वह एकदम ही तीर की तरह सीधा हो गया था। दूसरा हैरत का झटका मुझे तब लगा जब शाम के समय मुझसे पूछने लगा, मामी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दे। मुझे बहुत खुशी हुई थी राहुल के इस बदले हुए व्यवहार पर कि वह सुधर गया है। मैंने रात को उसकी पसंद का खाना बनाया था ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह उल्टे सीधे काम ना करे और अपनी ज़िंदगी खराब ना करे। अब राहुल मेरे साथ हल्की फुल्की बातें भी कर लेता था। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था। मेरा व्यवहार उसके साथ ठीक होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब वह रात को मेरे लिए एक जूस लेकर आया था। कहने लगा, मैं यह आपके लिए लाया हूँ, आप इसे पिएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने भी खुशी खुशी वह जूस पी लिया। हालांकि वह जूस मैंने सोने से कुछ ही देर पहले पिया था, इसलिए मैं लेट कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पर हैरत हुई कि मैं इतनी देर तक कैसे सोई रही। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि राहुल तो तब तक स्कूल के लिए नहीं जागता, तब तक मैं उसे न उठाऊं। इसलिए मैं उसके कमरे में चली गई, लेकिन वह कमरे में नहीं था। उसका स्कूल बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे के बिखरे हुलिये से लग रहा था कि वह स्कूल जा चुका है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि चलो यह लड़का कुछ तो जिम्मेदार हुआ। और जब स्कूल से आया तो बड़े ही अच्छे मूड में था। खाने के बीच बीच मुझसे बातें भी करने लगा। ना जाने क्यों वह मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो वह कहने लगा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई थी। आज तक तो उसने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की थी। मैंने कहा, सब ठीक तो है, मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी? तुम्हें तो मुझसे बड़ी नफरत हुआ करती थी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, बस ऐसे ही, तब आप मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। मैंने बात मजाक में टाल दी थी, लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे राहुल की नज़रें कुछ चुभने लगी थी। ना जाने उसे क्या हो गया था, वह मुझे टकी टकी नज़रों से देखने लगा था। मैं पहले तो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करती रही, क्योंकि अब वह पहले की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं करता था।
देखने में उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र करती थी। मैं उससे अब कतराने लगी थी। वह 14 साल का था, लेकिन उसकी नज़रों की तेजी और बेवाकी मर्दों जैसी होती जा रही थी। एक बार हम रात को डिनर कर रहे थे, जब वह खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, राजेश मामा को आप मिस तो बहुत करती होंगी। मैंने कहा, हाँ, वह मुझे याद तो बहुत आते हैं। फिर वह मुझसे कहने लगा कि जाहिर सी बात है, पति के बगैर 1 साल गुजारना बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे गुजारा होता होगा आपका? उनको याद करते हुए आपको रातों को नींद भी नहीं आती होगी। यह सुनकर मैं चौंक सी गई थी। उसने अजीब तरह के अंदाज में यह बात कही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मुझसे कहने लगा, आपके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। उसकी तारीफ अब मुझे बुरी लगने लगी थी। मैंने उसे फौरन से रोक दिया। मैंने कहा, चुपचाप खाना खाओ, फिजूल की बातें मत करो। वह हंसते हुए मुझे देखने लगा। एक बार मैं किचन में शाम के समय चाय बना रही थी कि उसने पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाला। मैं तो एकदम से चौंक गई थी। मैंने उसे पलटकर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैंने तो आपको डरा दिया। फिर हंसने लगा। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी थी? कहने लगा, यह बदतमीजी नहीं, मुझे आप पर प्यार आ रहा था। आखिर आप मेरी मामी जो है। मैंने कहा, तुम जरा मुझसे दूरी पर रहा करो। ना जाने क्यों मैं अब उसकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। वह कहने लगा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। फिर उसने जेब से चॉकलेट निकालकर मुझे खुद ही अपने हाथों से खिला दिया। वह चॉकलेट कुछ अजीब सी स्वाद की थी। हालांकि वह मेरे मुंह में डाल चुका था, इसलिए मुझे खानी पड़ी। लेकिन उसे खाते ही आधे घंटे बाद ही मेरा सर चकराने लगा था। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे सर के चक्कर तेज होने लगे थे। मैं वहीं लेटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे। राहुल मेरे ही बेड पर सोया हुआ था। वह यहाँ क्यों सोया था? मेरे साथ क्यों सोया था? मैं तो बुरी तरह से परेशान थी। मैंने उसे जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन वह बहुत ही रिलैक्स था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर सो गया। मैं उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई थी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बेड पर मेरे पास लेटकर सोने वाले? वह कहने लगा, मैं बच्चा ही तो हूँ, डर लग रहा था मामी जी, इसलिए आपके पास आ गया। वह चेहरे पर मासूमियत सजाकर बोला। अब मैं उसे क्या जवाब देती? 1 महीने बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो खबर उसने मुझे जो सुनाई, मैं हैरान होकर रह गई थी। मैं उम्मीद से थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं रोने लगी थी। मुझे पूरा विश्वास था यह सब राहुल का किया धरा है, क्योंकि वही मुझे ऐसी ऐसी चीज खिला रहा था कि मैं सो जाती थी। मेरा जी चाहा कि मैं राहुल को जान से मार डालूं। यह क्या किया था उसने मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्लिनिक से बाहर निकलकर मैंने अपने गिरते आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया है। मुझे उसकी अब सारी बातें याद आने लगी थी कि वो क्यों कह रहा था, मामी आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। मेरे दिमाग में सब बातें आने लगा था कि जब भी वह मुझसे जूस पिलाता था या बाजार से जाकर कोई चीज़ खिलाता तो मुझे कुछ देर बाद ही नींद आने लगती थी, और जब मैं सुबह उठती तो मेरे बाल खुले होते थे। लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादा गौर नहीं किया था। मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी। शायद वह मुझे ऐसी चीज़ खिलाकर मेरे होश गुम कर देता था। मैं अपने होश में नहीं होती थी। मुझे अब उसकी सारी बातें याद आने लगी थी। वह मुझसे बोलता रहता था कि आप मामा को बहुत मिस करती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, वगैरह वगैरह। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया हरकत करते हुए। मैं रोते हुए घर पहुंची थी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। मेरे सामने तो राजेश खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं क्या जवाब देती? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं,
बल्कि मेरे पति का सगा भांजा था। मैं अंदर आते ही राजेश के गले लगकर रोने लगी। वह समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वह मुझे दिलासा देने लगे। राहुल भी मुझे समझाने लगा, बस करे मामी, कुछ तो शर्म करे, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यहीं मौजूद हूँ, मेरा भी तो कुछ ख्याल कर ले। मैं राजेश के गले लगी, सिसक रही थी जब मेरे कानों में राहुल की आवाज़ पड़ी। मैंने एकदम पलट कर देखा तो वह हंस रहा था। मेरा जी चाहा कि अभी के अभी इस लड़के का मुंह नोच लूं, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूं। अगर आज राजेश वापस ना आते तो सचमुच ही मैं उसकी जान ले लेती। उस कमीने ने इतनी घटिया हरकत किया था मेरे साथ। मैं बड़े दर्द से गुजर रही थी। रात को जब राजेश सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर राहुल के कमरे में आ गई। वह अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि आसपास से बेखबर था। मैं उसके पास पहुंची तो वह अभी ऐसी ही बेकार की वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम बहुत ही घटिया और मक्कार इंसान हो। कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ जो खेल खेला है तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी थी। उसने वह रिपोर्ट पढ़ी तो बेशरमों की तरह मुस्कुराने लगा, फिर बोला, यह उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा और खामोश बैठा रहूंगा? आप होती कौन थी मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वह गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ, इसलिए तुम्हें बुरे कामों से रोकती थी। वह हंसने लगा और कहने लगा, मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामा यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बार बार आपके करीब आने के लिए मचलता था, लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी। फिर मुझे आप पर गुस्सा आने लगा था। आप मुझे बिल्कुल भी बच्चों की तरह ट्रीट करती थी और यह बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। और जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद आपने मेरी मामा की शिकायत कर दी, मुझे यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपके साथ यह ड्रामा रचाया था और आपको बहाने से वह जूस पिला दिया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक ही बार पाप करने का था, लेकिन मुझे रोज़ इस चीज़ की इच्छा होने लगी थी। मुझे आपकी आदत लग चुकी थी। मेरी नज़रें आप पर बदलने लगी। उसकी बातें मुझे दर्द दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर मेरी जान कोई खींच रहा है। इससे पहले मैं उसे कोई और जवाब देती, राहुल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने राजेश गुस्से से खड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों के ही जान निकल गई थी। राजेश गुस्से से अंदर दाखिल हुए और राहुल को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। राजेश ने राहुल को बहुत मारा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं राजेश मेरे ऊपर भी हाथ न उठा दे। राजेश ने मुझसे गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से निकल गई। रात भर राजेश मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोते रोते सो गई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो राजेश राहुल का सामान बंदे उसे बाहर ले गए, फिर शाम को ही वापस लौटे थे। मुझसे कहने लगे, मैंने राहुल को हॉस्टल में दाखिला करवा दिया है और उसके चाचा को भी बता दिया है कि राहुल अपनी बाकी की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करेगा। बाकी जिम्मेदारी अब उसके चाचा ही उठाएंगे। मुझे माफ़ कर दो शीतल, मुझे नहीं मालूम था मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। कुछ दिन बाद ही राजेश ने मेरा ऑपरेशन भी करवा दिया था। मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद मुझे छोड़कर विदेश भी नहीं गए थे। कहने लगे, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने दोबारा कभी राहुल की शक्ल भी नहीं देखी। समय धीरे धीरे गुजर गया था और मैं अपने दुखों को भूलने लगी थी। और इस हादसे के 3 साल बाद भगवान ने मेरी सुनी थी और हमें एक प्यारा सा बच्चा दिया था। बेटे को पाकर मैं और राजेश बहुत खुश थे। जिंदगी की पुरानी जख्मों को भूलकर हम एक नई जिंदगी की जी रहे थे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।